सुप्रभातम बच्चों। अभी तक आप लोगों ने जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक है आरोह, उसके 2 पाठ पढ़ लिए हैं काव्य खंड से। आज हम पढ़ते हैं तीसरा पाठ। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इनकी छोटी छोटी 2 कविताएं हैं यहाँ पर। पहला है कविता के बहाने। देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर कविता के बहाने के माध्यम से, ध्यान से सुनिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया ही जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि यहाँ पर कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, कविता की तुलना एक चिड़िया से कर रहे हैं और एक फूल से कर रहे हैं। तो तुलना करने के बाद देख रहे हैं कि क्या इनमें तुलना की जा सकती है, क्योंकि कविता की भी एक उड़ान होती है, क्योंकि कविता कल्पनाओं में होती है। तो कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां तक रवि का प्रकाश नहीं पहुंच सकता वहां तक कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो उसकी भी एक उड़ान है, एक सीमा है ना। और चिड़िया भी उड़ती है, तो क्या इनकी तुलना की जा सकती है, ये प्रश्न उठता है। तो कवि क्या कह रहा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया की तो एक उड़ान एक सीमित होती है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकती और ज़्यादा देर भी वो उड़ नहीं सकती है ना। वो उड़ती है फिर थक जाती है तो फिर टहनी में बैठ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यदि कविता की तुलना चिड़िया से की जाए तो इनमें कोई तुलना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है ना। क्योंकि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की जो सीमा है, कविता का विस्तार जो है, उसकी सीमा क्या है, चिड़िया नहीं हो सकती है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, कविता की उड़ान अनंत होती है ना। तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया क्या जान सकती है कविता की उड़ान क्या होती है ना। क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है, कहीं भी जा सकती है। कविता कवि की कल्पना के माध्यम से कविता की उड़ान असीमित होती है ना। तो बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो बाहर भीतर यानी कि अंदर बाहर। अंदर बाहर का मतलब है कि हमारे अंतर तक वो पहुंच जाती है, हमारे हृदय तक वो पहुंच जाती है। बाहरी तो हमें आनंदित करती ही है सुनने में, अंदर जो रस पैदा होता है कविता को सुन करके, उसके भावों को सुन करके, है ना, वो चिड़िया की उड़ान वो आनंदित हमें नहीं कर सकती है। आनंद अंदर से जो हमें आह्लाद पैदा होता है, वो चिड़िया की उड़ान वो आह्लाद हमें नहीं प्रदान कर सकती है ना। वो आह्लाद वो रोमांच तो हमें कविता ही दे सकती है। जो अंदर काव्य पढ़ने का जो रस पैदा होता है, उस रस को तो हमें कविता ही दे सकती है, चिड़िया नहीं दे सकती है ना। तो इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता के जो पंख हैं और जो उड़ने के उसके जो माने हैं, है ना, जो मानक है उसके उड़ने के, उसको चिड़िया क्या जाने भला। क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है ना। और वो थक भी जाती है, कविता कभी थकती नहीं है, उसकी उड़ान अनंत होती है ना। कविता जो आज रस प्रदान कर रही है, वही रस वो कई सालों बाद, हजारों सालों बाद भी वो वही रस प्रदान करेगी, है ना। तो वो कभी वो रस कभी फीका नहीं होता है ना।
तो कविता का जो पंख, कविता के जो पंख लगे हैं, कल्पनाओं के रूपी पंख जो लगे हैं कविता पर, उस कविता के उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, अर्थात क्या जान सकती है चिड़िया, चिड़िया से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है ना। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो कविता क्या है, एक खिलना है, जैसे फूल खिलता है ऐसे ही कविता भी खिलती है। तो क्या इनकी भी तुलना की जा सकती है? तो कवि कह रहे कि इनकी भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल भी क्या हो जाता है, कुछ फूल तो ऐसे होते हैं सुबह खिलते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, है ना। कुछ फूल हफ्ते भर चल जाते हैं, कुछ एक महीने ज्यादा से ज्यादा ऐसे चल जाएंगे, उससे ज्यादा वो फूल टिकते नहीं हैं, है ना। लेकिन कविता क्या होती है, कविता हमेशा एक रस बनी रहती है, हमेशा एक जैसे ही रस प्रदान करती है। उसको आज पढ़ो, कल पढ़ो, 100 साल बाद पढ़ो, वो वैसा ही रस प्रदान करेगी। लेकिन फूल हमेशा एक जैसा रस प्रदान नहीं कर सकता, है ना। फूल आज है तो कल नहीं है। तो कविता एक खिलना है, कविता भी एक खिलना है, खिलती है, निखर करके जब हमारे सामने आती है तो वो हमें आनंदित करती है, रस प्रदान करती है ना। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो फूल क्या जान सकता है कविता के खिलना, कविता कैसे खिलती है ना। तो उस खिलने को भला फूल क्या जान सकता है, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, है ना। बिना मुरझाए, फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी क्या होती है, मुरझाती नहीं है। तो बिना मुरझाए वो महकती है ना। फूल तो क्या होता है, थोड़ी देर ही महकता है और जैसे वो मुरझा जाता है वो महकना बंद हो जाता है। लेकिन कविता न तो कभी मुरझाती है और न कभी अपनी सुगंधित कम करती है, उसकी सुगंध हमेशा एक रस एक जैसे बनी रहती है। तो बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, फूल क्या जाने बेचारा, है ना। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, है ना। दो उदाहरण दिए, ऊपर बोला कि कविता की तुलना चिड़िया से नहीं की जा सकती क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। फिर कहा कि कविता एक खिलना है फूलों के भाने और बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, है ना। फूल क्या जानता है बेचारा। फूल के माध्यम से कहा कि कविता भी एक खिलना है फूलों के बहाने, लेकिन फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि फूल तो थोड़ी देर ही महकता है जब तक खिला हुआ है, लेकिन कविता न तो मुरझाती है और न ही अपना रस कम करती है, हमेशा एक रस प्रदान करती है ना। अब क्या कह रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह कर वह कर, सब कर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, है ना। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता क्या है, एक बच्चे के समान है। जो नादान बच्चा है उसके मन में कोई अपने पराये का भेद नहीं है ना। वो बाहर भीतर अंदर से बाहर से क्या है, एक रस रहता है, एक जैसा रहता है और वो इस घर उस घर सब घर को एक कर देता है। उसको उसके मन में ये नहीं रहता कि ये मेरा घर है, ये पराया घर है, ये मेरे खिलौने हैं, ये दूसरे के खिलौने हैं। वो सबको अपना ही समझता है ना। अपने पराये का उसमें भेद नहीं है, अभेद बुद्धि होती है उसकी। जैसे बोला इसी तरह जैसे बच्चे की अभेद बुद्धि होती है, ऐसे ही कविता भी क्या होती है, अभेद होती है। उसमें कोई भेद नहीं होता है कि किसी को रस प्रदान करे किसी को ना करे, वो सबको एक रस प्रदान करती है और हमेशा एक जैसे बने रहती है ना। तो उनकी खेल की विशेषता होती है बच्चों का, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का उसमें समावेश रहता है। ऐसे ही कविता भी ठीक क्या है, तीनों कालों को अपने आप में समाहित किए हुए होती है ना। यानी कि तीनों कालों में वो एक जैसे रस प्रदान करती है। तो सब घर एक कर देने के माने यानी सब घर को एक कर देना एक बच्चा ही जान सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके मन में अपने पराये का भेद होने लग जाता है और वो जैसे अपने घर में सुकून से रह सकता है वो दूसरे के घर में वैसा नहीं रह पाता है। लेकिन बच्चा क्या है,
जैसे अपने घर में उछल कूद करता है, मस्ती करता है, ऐसे ही दूसरे के घर में भी करता है, क्योंकि उसके मन में अपने और पराये का कोई भेद ही नहीं है। ऐसे ही कविता भी बच्चों की तरह होती है ना। तो सब कर एक कर देने के माने, सब घर को वो कैसे एक कर दे तो बच्चा ही जाने, है ना। ऐसे ही कविता भी भूत भविष्य और वर्तमान में हमेशा एक रस प्रदान करती है, तो वो कविता ही जाने, है ना। जैसे वो बच्चा ही जानता है, बच्चे को भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है ना। ऐसे ही कविता भी क्या है, सबको एक रस प्रदान करती है हमेशा, और उसको खुद को भी पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुने। इसमें जो अगली कविता है उसको मैं, उसका वीडियो कल भेजूंगा। आज इसको देखें और समझने की कोशिश करें।